गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने नागा जनजाति की बात की, उसकी उत्पत्ति की बात की। मानते हैं कि नागा जनजाति की उत्पत्ति संस्कृत के नगन शब्द से हुई है। ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर, ऐतिहासिक शब्द के आधार पर कह सकते हैं जो नागा जनजाति है उसकी उत्पत्ति नाग से हुई है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ में नाग की पूजा भी की जाती है, तो ये जनजाति की उत्पत्ति नाग से मानी गई है। इसके बाद बात थी नागा जनजाति के निवास क्षेत्र की स्थिति। नागा जनजाति नागालैंड के क्षेत्रों में निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। अर्थव्यवस्था की बात थी। अर्थव्यवस्था में आखेट और कृषि था। आखेट हम पढ़ चुके हैं और कृषि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अर्थव्यवस्था, गांव की अर्थव्यवस्था नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था में कृषि और आखेट प्रमुख है। अर्थव्यवस्था में आखेट और कृषि प्रमुख है। इससे पहले बात करते हैं आखेट की। नागा जनजाति के लोग जंगली क्षेत्र में रहते हैं। वनों में रहने के कारण ये लोग आखेट कार्य करते हैं। आखेट अच्छी तरह आसानी से संपन्न हो जाता है। इनके अलावा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन लोगों के भिन्न भिन्न आखेट करने के तरीके होते हैं। वनों से पशुओं को खदेड़ते हैं और नदी घाटी में ले जाकर पशुओं को भाले की सहायता से प्रहार किया जाता है और उसे शिकार किया जाता है। आखेट के प्रमुख शिकार के लिए तीर, कमान, भाले और दाव आदि होते हैं। तो आखेट की जो सामग्री होती है, तीर, कमान, भाले और दाव। जो दाव की स्थिति होती है ये इनका मुख्य आखेट का यंत्र रहता है। दाव का प्रमुख प्रयोग न केवल शिकार करने के लिए लोग करते हैं बल्कि लकड़ी काटने के लिए भी दाव का प्रयोग ये लोग करते हैं। गृह निर्माण को करने के लिए, साफ सफाई के लिए भी दाव का प्रयोग करते हैं। हथियार इनके फरसे के समान होते हैं, नुकीले धार वाले होते हैं। तीर पर ये विषाक्त पदार्थ लगाकर तीर कमान का प्रयोग करते हैं। ये केवल मणिपुर की मारम नागाओं में प्रचलित होती है। तीर पर विषाक्त पदार्थ लगाकर आखेट नियम सभी नागाओं में कठोरता से किया जाता है। गांव को छोड़कर अन्य गांव में जाकर जो आखेट किया जाता है तो उस गांव के क्षेत्र के लोगों का उनमें हिस्सा बना रहता है। आखेट करने के लिए ये लोग जंगलों से पशुओं को खदेड़कर नदी घाटी में लाकर भाले की सहायता से शिकार करते हैं। दाव इनका आखेट के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कृषि कार्य करने में या फिर साफ सफाई में भी व लकड़ी काटने में भी करते हैं। ये लोग आखेट करने का जो तरीका होता है इसके साथ साथ इसके अलावा
तीर कमान पर विषाक्त पदार्थ लगाकर भी ये लोग शिकार करते हैं। इस विषाक्त पदार्थों का प्रयोग केवल मणिपुर क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में? मणिपुर राज्यों के अंदर, मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। नागा जनजाति के लोग आखेट करने के लिए काफी नियमों में बंधे होते हैं। ये जब एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाते हैं शिकार करते हैं, शिकार का हिस्सा उस गांव को देना होता है। जब ये लोग आखेट करते हैं तो नियमों में रहकर करते हैं। दूसरे गांव में आखेट के लिए जाते हैं तो उस गांव वालों को हिस्सा देते हैं। ये है इनके आखेट करने की स्थितियां। बात करते हैं इनके कृषि कार्य के लिए। इनकी अर्थव्यवस्था के लिए आखेट और कृषि कार्य मुख्य माना है। आखेट की बात हो चुकी है। आखेट का जो प्रमुख हथियार होता है दाब होता है, और इनके जो हथियार होते हैं फरसे के आकार के होते हैं। पहने होने के लिए धार वाले हथियार माने गए हैं। अब एक कृषि कार्य। लगभग सभी नागा उपजातियां कृषि करने में अपना आजीविका चलाती हैं। ये लोग आखेट के साथ साथ कृषि कार्य को अधिक महत्व देते हैं। कृषि स्थायी न होकर एक झुम्मिंग प्रकार की कृषि होती है। ये वनों को काटकर कृषि कार्य करते हैं। कृषि में मृदा में पेड़ों की राख को मिलाकर धान के साथ ये बीज में छिड़क देते हैं। यहाँ की गर्म और जलवायु यहाँ की कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान की खेती होती है गर्म जलवायु क्षेत्र में, अच्छे से तैयार हो जाती है, पक जाती है। 2-3 वर्षों तक खेती करते हैं। इसके उपरांत ये उसको छोड़ देते हैं। उस भाग को खेती को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर मेड़ बना देते हैं या फिर चारों ओर टहनियाँ बांध देते हैं। बांस जनजाति के लोग बांस काटकर राख बना देते हैं और खेतों में छिड़क देते हैं। इसके अलावा आलू, मिर्च, तंबाकू आदि की खेती भी करते हैं। तो नागा जनजाति के लोग अपनी आजीविका के लिए आखेट के साथ साथ कृषि को अधिक महत्व देते हैं। क्योंकि इससे ये अपनी आजीविका चलाते हैं। ये लोग स्थायी कृषि न करके झुम्मिंग प्रकार की कृषि करते हैं। झुम्मिंग कृषि होती है, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वालरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तजिया, चिमाता आदि कृषियों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये झुम्मिंग कृषि की स्थिति होती है, पेड़ पौधों काटकर जलाकर उनकी राख इनके लिए उर्वरक क्षमता बनाने के लिए काम आती है। ये लोग पेड़ पौधों को काटकर
काट कर उसे जला देते हैं और उनसे प्राप्त राख धान के साथ मिलाकर छिड़क देते हैं। ये लोग गर्म जलवायु में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि धान की खेती फसल इस जलवायु में जल्दी तैयार हो जाती है। ये लोग कृषि फसल की सुरक्षा के लिए पेड़ों की टहनियाँ या बांस चारों ओर बांध देते हैं और बांस को जलाकर भी राख भी प्राप्त करते हैं। और खेतों में डालते हैं। तो ये लोग एक जगह 2-3 वर्ष तक कृषि करते हैं, उसके बाद ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इनके अलावा ये आलू, मिर्च, तंबाकू आदि की उपजाऊ भूमि बनाए रखते हैं। खेत जोतने के लिए हो का प्रयोग करते हैं और उसे पटेला चलाने के लिए भैंसा का उपयोग ये लोग करते हैं। नागा लोगों की कृषि का ढंग देखकर लगता है कि ये स्वावलंबी नहीं है, क्योंकि इनका जो कृषि कार्य होता है, इनसे जो उत्पाद होता है, ये इनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी कम रहता है। ये पर्वतीय नदी घाटी क्षेत्रों में धान की कृषि अधिक की जाती है। इनके अलावा बाग बगीचे भी लगाते हैं। चाय के पौधे अपने आप उगा जाते हैं। इनके साथ साथ धान की खेती होती है। धान को घर ले जाते हैं, घर ले जाकर धीरे धीरे इकट्ठा करके ये लट्ठे की सहायता से उसको कूटते हैं। कूटने के बाद उसको साफ हो जाता है तो धान अन्न खाद्यान्न के रूप में प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त आलू, मिर्च, तंबाकू, महुआ, छोटी पहाड़ी आदि क्षेत्रों में अनाज पैदा करते हैं। ये लोग 2-3 वर्षों तक एक जगह कृषि करते हैं। कृषि करके उस स्थान को छोड़ देते हैं। धान के अलावा तंबाकू, आलू, मिर्च की भी खेती करते हैं। खेत जोतने के लिए हो का प्रयोग करते हैं। हो का प्रयोग करते हैं और पटेला चलाने के लिए भैंसों का उपयोग करते हैं।
इनके अलावा ये स्वावलंबी नहीं होते हैं। ये लोग स्वावलंबी नहीं होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में धान के अलावा बाग बगीचे भी लगाते हैं। और इसका कृषि करने का जो ढंग होता है वो सबसे अलग होता है। ये धान को घर ले जाकर लट्ठे से पीट कर अलग करके खाद्यान्नों में काम देते हैं।